गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। आज आप लोग के लिए स्टैंडर्ड 7 के बच्चों के लिए सिविक्स चैप्टर का चैप्टर 3 लेकर आया हूँ, द वर्किंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है और ये हम लोगों के सभी के जीवन से जुड़ा हुआ है। चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। बेसिकली हमारे देश का जो स्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है, जो स्टेट गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, वो 3 लेवल में है। पहला लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारे देश में गवर्नमेंट 3 लेवल पर होती है, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट में पंचायती राज आ जाता है, स्टेट गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर रहते हैं, गवर्नर रहते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, प्रेसिडेंट रहते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहते हैं। चलिए इस चैप्टर में हम लोग को स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है और जानना है। चलो, द स्टेट गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 ब्रांचेज ऑफ बॉडी। हम लोग जानते हैं कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट में हो या फिर सेंट्रल में हो, हर गवर्नमेंट का 3 ब्रांच होता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो इन तीनों ऑर्गन्स का, इसको ब्रांच भी कह सकते हैं, ऑर्गन्स भी कह सकते हैं, ये तीनों ऑर्गन्स का अलग अलग काम होता है। लेजिस्लेचर का मेन काम होता है टू मेक लॉज, एग्जीक्यूटिव का मेन काम होता है टू इम्प्लीमेंट दैट लॉज और जुडिशरी का काम होता है टू इंटरप्रेट दैट लॉज। मतलब हम लोग इस चैप्टर में आगे नोट्स में समझेंगे बारीकी से कि किस डिपार्टमेंट का, किस ऑर्गन का क्या खास काम है। आइए शुरुआत करते हैं द लेजिस्लेचर से। In a democracy, legislature is the body that makes laws, and the legislature of state assembly usually consists of 2 houses, the Vidhan Sabha और the विधान परिषद। मतलब हमारे देश में, हमारे सभी राज्यों में लगभग 2 तरह के हाउसेस होते हैं, सभी में नहीं होते, किसी किसी स्टेट्स में ही हैं। जैसे इन ओनली 6 स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर ये 6 स्टेट्स बाई कैमरल है। मतलब यहाँ पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। अगर हम लोग झारखंड का लेंगे तो झारखंड में सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। हमारा जो झारखंड है वो यूनिकैमरल है, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश बाई कैमरल है। तो इसमें हम लोग ये समझेंगे। चलिए आप लोग को और अच्छी तरीके से बता देते हैं। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल लेंगे, हम लोग किस विधानसभा में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जिस एरिया में रहते हैं ये बागमारा विधानसभा में आता है, और इस वक्त हमारे बागमारा विधानसभा के प्रेजेंट एमएलए मिस्टर ढुलू महतो हैं। तो इनका कार्यकाल 5 साल का होगा। 5 साल के बाद फिर से जनरल इलेक्शंस होंगे, जिसमें एडल्ट पर्सन जो 18 वर्ष या 18 वर्ष के ऊपर होंगे वो लोग वोट देंगे और वो लोग फिर से किसी को भी चुनेंगे। चलिए ये तो प्रोसेस है, आगे बढ़ते हैं। मैंने एग्जाम्पल में दिया, इन झारखंड ओनली 1 हाउस दैट इज़ विधानसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ देयर। इस विधानसभा को हम लोग लोअर हाउस भी कह सकते हैं और विधान परिषद को या लेजिस्लेटिव काउंसिल को अपर हाउस कहते हैं। विधानसभा को लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं और इसके मेंबर्स को एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये एग्जीक्यूटिव्स किनको कहा जाता है। एक तो एग्जीक्यूटिव का बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट एनफोर्स द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेटर। इट कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये हम आप लोग को मैंने पहले भी बताया, मैं फिर से बता दूं, हम लोग वोट देकर एमएलए को चुनते हैं, और एमएलए का जो मेजॉरिटी पार्टी होता है ये अपना लीडर चुनती है, और ये लीडर जो होते हैं उसको गवर्नर साहब एज ए चीफ मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट करते हैं। और चीफ मिनिस्टर के रूप में अपॉइंटमेंट होने के बाद इनका सबसे पहला काम होता है, ये अपने लिए मिनिस्टर्स को चुनते हैं वेरियस डिपार्टमेंट का। तो और वेरियस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर को चुनने के बाद, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, बहुत सारा डिपार्टमेंट है। इन सभी डिपार्टमेंट्स के लिए जो मिनिस्टर्स चुने जाते हैं
मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर मिल के एक काउंसिल बनाते हैं जिसको हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं। और इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ये अब एग्जीक्यूटिव में काउंट होते हैं और अब इनके ऊपर पूरे राज्य को चलाने की जिम्मेदारी होती है। चलिए, द गवर्नर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द हेड ऑफ द स्टेट, बट द गवर्नर इज़ ओनली नॉमिनल हेड एंड डज नॉट हैव अ डायरेक्ट से इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। बेसिकली एक राज्य को चलाने की पूरी जिम्मेदारी 100% नहीं, चीफ मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की होती है, बट यहाँ पर गवर्नर की भी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि गवर्नर अपना नज़र रखे हुए रहती है चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हर एक काम को, क्योंकि बिना उनके सिग्नेचर का उनका कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता है। नाउ ही और शी इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये गवर्नर के बारे में है। गवर्नर को अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के थ्रू मिलता है और वो एज ए प्रेसिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हर एक स्टेट में रहते हैं और ये एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर के साथ बनते हैं और ये 5 साल के लिए अपना पोस्ट को ग्रहण करते हैं। चलिए, द लीडर ऑफ द पार्टी विच गेन्स और क्लेम्स मेजॉरिटी इन द असेंबली इज अपॉइंटेड एट द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। हम लोगों ने पहले भी ये डिस्कस कर चुका है। नाउ द चीफ मिनिस्टर इज द एक्चुअल हेड ऑफ द स्टेट और वर्किंग हेड ऑफ द स्टेट। ये क्वेश्चन बन सकता है, हु इज वर्किंग हेड ऑफ द स्टेट, तो वो हो जाएगा चीफ मिनिस्टर। और हु इज़ द नॉमिनल हेड, तो वो गवर्नर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जुडिशियरी। तो जुडिशियरी के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। जुडिशियरी में बेसिकली इनका मेन फंक्शन होता है इज़ टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल। लोगों का जो फंडामेंटल राइट्स होता है उसको रक्षा करना, उसका सुरक्षा करना। टू इंटरप्रेट द लॉ, मतलब जो भी कानून बन चुका है अगर उस कानून में किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है तो ये काम कोर्ट का होता है, ये काम जुडिशरी का होता है। एंड ये तो इनका होता है टू सेटल द डिस्प्यूट्स एंड टू पनिश द लॉ ब्रेकर्स। तो ये इनका मेन काम तो है ही। इस तरीके से हर एक स्टेट में जुडिशरी का डिपार्टमेंट अलग अलग ढंग से बटा हुआ है। The highest judicial body in the state is the High Court, which is headed by the Chief Justice. साथ ही साथ beside the High Court there are several subordinate courts where cases can be taken up. जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, सेशन कोर्ट हो गया, प्रोविजनल कोर्ट हो गया और न्याय पंचायत हो गया। तो ये शुरू से धीरे 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 नेक्स्ट लेवल में है। अगर किसी व्यक्ति को जजमेंट से संतुष्टि नहीं है न्याय पंचायत के, तो वो प्रोविजनल कोर्ट में जा सकता है। अगर प्रोविजनल कोर्ट में संतुष्टि नहीं है तो वो सेशन कोर्ट में जाकर केस फाइल कर सकता है। अगर उससे भी नहीं होता है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल कर सकता है। फिर अगर इससे भी संतुष्टि नहीं है तो हाई कोर्ट में जा सकता है। अगर हाई कोर्ट से भी संतुष्टि नहीं है जजमेंट से तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। बट सुप्रीम कोर्ट में जो भी जजमेंट होगा ये उसको मानना ही पड़ेगा। इस तरीके से देश के लोगों के लिए ये फैसिलिटीज़ दी गई है। तो हमने देखा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी किस तरीके से काम करता है। लेजिस्लेचर लॉ बनाने का काम करती है, एग्जीक्यूटिव उसी लॉ को इम्प्लीमेंट करने की काम करती है और साथ ही साथ जुडिशरी उस लॉ को इंटरप्रेट या चेक करती है कि वो लॉ, उस लॉ का पूरे देश पे क्या असर हुआ, क्या उस लॉ में कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। समय के साथ वो बदलाव लाए जाते हैं। चलिए अब आते हैं, टॉपिक है द वर्किंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। बेसिकली हमारा स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करता है। हमने अभी देखा कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। हमने थोड़ी देर पहले ही देखा। तो इन 3 ऑर्गन्स, ये तीनों ऑर्गन मिल के काम करती है। दे वर्क टुगेदर टू रन द गवर्नमेंट एंड दे ऑल्सो कीप अ चेक ऑन ईच अदर and ensure that the other body do not misuse the power। ये बेसिकली हमेशा ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि एक साथ काम करते हुए, चूँकि इनके पास बहुत पावर होता है तो एक दूसरे पर ये चेक भी करते हैं और साथ ही साथ ये भी नज़र रखते हैं कि कोई मिसयूज़ तो नहीं कर रहा अपने पावर का। नाउ अब थोड़ा सा फॉर्मेशन में आएंगे। आफ्टर द इलेक्शन फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली द गवर्नमेंट इन्वाइट्स द पार्टी दैट वॉन द मेजॉरिटी ऑफ सीट्स टू फॉर्म द गवर्नमेंट एंड अपॉइंट्स द लीडर ऑफ दैट पार्टी एज अ चीफ मिनिस्टर। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एमएलए के
इलेक्शन के बाद जब सारे एमएलए चुन के असेंबली में पहुंच जाते हैं, वहाँ पर उनको वो अपने आपस में मेजॉरिटी डिसाइड करते हैं, अपने मेजॉरिटी को प्रस्तुत करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और मेजॉरिटी रिप्रेजेंट होने के बाद वो अपने बीच में एक लीडर चुनते हैं, और उस लीडर को एज अ चीफ मिनिस्टर गवर्नर साहब अपॉइंटमेंट देते हैं, और अपॉइंटमेंट देने के बाद द चीफ मिनिस्टर then selects few people from his or her party to take the role of the ministers for various department who are formally appointed by the government. अब इसके बाद चीफ मिनिस्टर चुन गया। अब चीफ मिनिस्टर क्या करते हैं, अपने ही पार्टी के, अपने ही ग्रुप के लोगों में से, अपने ही एमएलए के ग्रुप के लोगों में से अलग अलग लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंट का मिनिस्टर बनाया जाता है। अभी तक तो वो लोग एमएलए थे, अब एमएलए से वो लोग मिनिस्टर में कन्वर्ट हो गए और वो एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं। चलिए, द चीफ मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट फॉर्म्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला कि ये लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाते हैं ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स लाइक एग्रीकल्चर, हेल्थ, फाइनेंस, एजुकेशन। इन सभी डिपार्टमेंट को संभालने के लिए एक एक मिनिस्टर्स होते हैं जो चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के साथ मिलकर काम करते हैं, जो पूरे राज्य को चलाने का काम करते हैं। नाउ द काउंसिल लुक्स आफ्टर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट एंड एडवाइज द गवर्नर ऑन इम्पॉर्टेंट इश्यूज। साथ ही साथ ये लोग डे टू डे फंक्शन देखते हैं, करते हैं, और इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पर गवर्नर को डिसीजन भी देते हैं और पॉलिसी डिसीजन पर डिस्कशन भी करते हैं। लास्ट पॉइंट है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड देयर चीफ मिनिस्टर आर आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लेजिस्लेचर में ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, एग्जीक्यूटिव लेवल के लोग काउंसिल बनाए, अब ये जो भी काम करेंगे लेजिस्लेचर में इनको जवाब देना होगा, इनसे सवाल पूछा जाता है। मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट फंक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। चीफ मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। हिज डिसीजंस ऑन द रनिंग ऑफ स्टेट इज फाइनल। उनका जो भी डिसीजन होता है वो फाइनल होता है। आगे बढ़ते हैं। चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ही एलोकेट्स पोर्टफोलियोज ऑफ द मिनिस्टर एंड कैन आस्क देम टू रिजाइन इफ नीडेड। इसका मतलब है चीफ मिनिस्टर जो भी डिपार्टमेंट्स किसी भी एमएलए को देते हैं, किसी भी मिनिस्टर को देते हैं, अगर उनको लगता है कि ये मिनिस्टर सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या वहाँ पर मैंने क्या होता है, चीफ मिनिस्टर उनसे रिज़ाइन लेके, डिपार्टमेंट उनसे लेके किसी और को भी दे सकते हैं। ये पावर चीफ मिनिस्टर के पास होता है, और ये करने के लिए उन्हें सिर्फ गवर्नर से एडवाइस लेना होता है या उनको बताना होता है। तो फिर से उसी डिपार्टमेंट के लिए कोई नए मिनिस्टर्स का चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है। ये अपॉइंटमेंट चीफ मिनिस्टर सुझाव देते हैं गवर्नर को, और गवर्नर साहब अपॉइंटमेंट देते हैं। चलिए, ऑल द पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द काउंसिल्स आर मॉनिटर्ड बाय द चीफ मिनिस्टर। मतलब डिपार्टमेंट का तो बंटवारा हो गया, अब वो लोग क्या काम कर रहे हैं, क्या क्या पॉलिसीज़ ला रहे हैं, क्या क्या डिसीजंस ले रहे हैं, इन सब का मॉनिटर का काम चीफ मिनिस्टर को होता है। इफ़ द चीफ मिनिस्टर रिज़ाइन, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिज़ाइन टू। मतलब अगर चीफ मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑटोमेटिकली उनको रिज़ाइन करना होगा। क्यों? क्योंकि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो चीफ मिनिस्टर ने ही चुना था। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है, जब द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो फंक्शंस एज द एडवाइसर ऑफ द गवर्नर। चीफ मिनिस्टर साहब गवर्नर साहब को एडवाइस देने का भी काम करते हैं। he or she has to convey all the decisions of the council of ministers to the governor। मतलब जो भी डिसीजन, जो भी एक्टिविटीज़ किए जाएंगे, वो सब गवर्नर साहब के पास लेकर जाना मस्ट है, अनिवार्य है, मैंडेटरी है। चलिए, अब नेक्स्ट आते हैं कि भाई लॉ कैसे बनता है, कानून कैसे बनता है हमारे देश में। अभी हम लोग स्टेट लेवल पे बात कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक में यूनियन लेवल की भी बात करेंगे। चलिए, द लेजिस्लेटिव असेंबली मेक्स लॉ ऑन इश्यूज दैट आर ऑन द स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के आधार पर ही वो लॉ बनाते हैं। टू मेक लॉ असेंबली हैज़ टू फॉलो सर्टेन प्रोसीजर। क्या क्या प्रोसीजर है? सबसे पहला प्रोसीजर है, ए एमएलए
इंट्रोड्यूस अ बिल दैट इज़ अ ड्राफ्ट, वो ड्राफ्ट होता है ऑफ द लॉ इन आइदर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर वेयर इट इज़ अंडरगो 3 रीडिंग्स। सबसे पहले वो लोग एक लॉ लेकर आते हैं जो ड्राफ्ट के रूप में होता है। ड्राफ्ट को मतलब एक तरह से कैसे प्रस्तावना भी कह सकते हैं। वो दोनों में से किसी भी हाउस के सामने लाया जाता है, आइदर विधान सभा हो या विधान परिषद हो। जिस राज्य में दोनों हाउसेस है तो वहाँ पर दोनों में से किसी भी ला सकते हैं, और जिस हाउस में एक ही है, सिर्फ विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो वहीं पर लेकर आ जाता है। इन द फर्स्ट मीटिंग एमएलए और मिनिस्टर एक्सप्लेन्स व्हाई द बिल हैज़ बीन इनिशिएटेड एंड व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव। पहला मीटिंग में ये बताया जाता है कि भाई बिल क्यों लाया गया है और उसके मुख्य लक्ष्य क्या हैं और उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इसके बाद सेकंड रीडिंग होता है। सेकंड रीडिंग में द बिल इज़ डिस्कस्ड क्लॉज बाय क्लॉज। इस बिल के ऊपर बहुत गंभीर रूप से चर्चा होता है, क्लॉज बाय क्लॉज, एक एक पॉइंट को चर्चा होता है। एंड इफ एनी डिसएग्रीमेंट द बिल इज़ रेफर्ड टू द कमिटी वेयर नेसेसरी चेंजेस आर मेड। अगर कोई भी एक पॉइंट उनमें से किसी के ऊपर भी अगर बहस होता है या मान्य नहीं होता है तो उसको वापस भेज दिया जाता है ताकि उसमें वो चेंज या मॉडिफिकेशन ला के किया जा सके। और इन द थर्ड मीटिंग द बिल इज़ पुट टू अ वोट। अब मान लीजिए मॉडिफिकेशन सारे हो गए तो अब इसके ऊपर वोटिंग होगा। तो अगर उसके ऊपर मेजॉरिटी आए, मतलब 50% से ज़्यादा लोग, अगर 50% से ज़्यादा एमएलएस ने उसको सपोर्ट किया तो अब वो बिल पास हो जाएगा। और अगर दोनों किसी स्टेट, अगर वैसे स्टेट्स में जहाँ पर दोनों असेंबली है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, तो वैसे स्टेट में ये दूसरे हाउस में चला जाएगा अप्रूवल के लिए। जिसमें सिर्फ एक ही असेंबली है तो उसमें तो एक ही में ही पास हो जाएगा। फाइनली द बिल इज सेंट टू द गवर्नर। अब ये गवर्नर साहब के पास जाएगा फॉर इट्स सिग्नेचर एंड द बिल बिकम द नाउ एज एन एक्ट। अब ये एज ए एक्ट की तरह पूरे देश पे लागू हो जाएगा। ओनली आफ्टर द गवर्नर सिग्नेचर, जस्ट ये एक्ट तब तक नहीं हो सकता जब तक ये गवर्नर साहब का सिग्नेचर नहीं हो। एंड द गवर्नर कैन नॉट रिजेक्ट ए बिल बट कैन सेंड इट बैक टू द हाउस ऑफ इट्स ओरिजिन विथ सजेशंस फॉर सम चेंज। गवर्नर साहब कभी भी किसी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकते, हाँ वो वापस भेज सकते हैं उसमें मॉडिफिकेशन या किसी प्रकार का चेंज लाने के लिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज़ फैक्टर इन्वॉल्व्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड सर्विसेज। ये नेक्स्ट टॉपिक है। हमने अभी सीखा कि भाई लॉ कैसे बनता है, कानून कैसे बन गया, कि भाई सबसे पहले बिल लेजिस्लेटिव असेंबली में आया, अगर वो वहाँ से पास हो गया तो वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएगा, अगर उस राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो, अदरवाइज़ वो लेजिस्लेटिव असेंबली से ही पास होकर सीधा गवर्नर साहब के पास चला जाएगा, और जैसे ही उनका अप्रूवल मिल जाएगा वो एक्ट अब सीधा सीधा कानून में बदल जाएगा और पूरे राज्य में उसको लागू किया जाएगा, पूरे राज्य में उसको फॉलो करवाया जाएगा। ये काम एग्जीक्यूटिव लोगों का होता है। चलिए नेक्स्ट है कि ये हमारे पास जो रिसोर्स है और जो सर्विस है, ये इनका बंटवारा कैसे हुआ है, रिसोर्स और सर्विस का बंटवारा कैसे हुआ हमारे देश में। तो इसके पीछे बहुत सारा माने इम्पॉर्टेंट टर्म्स है कि हम लोग जानते हैं इंडिया इज़ रिच इन नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्स। हमारे पास प्राकृतिक रिसोर्स और ह्यूमन का रिसोर्स भरा पड़ा है। सूटेबल प्लानिंग्स आर नीडेड टू डिस्कस हाउ दिस रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली। सही बात है, एक सही ढंग का प्लानिंग चाहिए, तभी हम लोग इन रिसोर्स को सही रूप से इस्तेमाल कर सकेंगे और लोगों का भी सही ढंग से इस्तेमाल हो सकेगा। दिस इज़ द वन ऑफ द मेन जॉब ऑफ द गवर्नमेंट। ये हमारे गवर्नमेंट का वन ऑफ द मेन काम है। एंड अप टू 2015 दिस जॉब वॉज डन बाय द प्लानिंग कमीशन थ्रू इट्स 5 ईयर प्लान्स। ये 2015 तक प्लानिंग कमीशन काम करता था इसके ऊपर कि रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज़ किया जाए। लेकिन 2015 के बाद ये प्लानिंग कमीशन को बंद कर दिया गया। अब इसके बाद नीति आयोग आ गया है। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब इसका ये काम है कि ये प्लान करना
कि किस प्रकार से रिसोर्स और ह्यूमन इन दोनों का बेटर यूटिलाइजेशन किया जाए। वन ऑफ द मेन एम्स ऑफ द बॉडी इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये आप लोगों ने वर्ड पहले भी सुना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जो भी रिसोर्स हमारे पास है उसको सही रूप से इस्तेमाल किया जा सके, ताकि हमारा आज प्रेजेंट का जो डिमांड है ये भी पूरा हो जाए और हमारे जो भविष्य में जो हमारा जनरेशन आएगा उनके लिए भी वो बचा रहे। तो इसके बारे में यही चीज़ लिखा हुआ है, दैट इज़ द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट अफेक्टिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। मतलब फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो रहे, उसको उस वहाँ तक नष्ट ना हो। नेक्स्ट है टू मीट देयर ओन नीड्स like the central government and state government also aims to develop the state with most effective use of the resource that have। तो इस रिसोर्स की यूटिलाइजेशन में स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी साथ देती है ताकि इसको सही ढंग से किया जा सके। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, वो है लैंड। तो लैंड रिसोर्स को किस प्रकार यूटिलाइज किया जाए, लैंड रिसोर्स को किस प्रकार से यूटिलाइजेशन करना चाहिए, कर सकते हैं, इन दोनों पॉइंट्स पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे कि लैंड के बारे में। तो लैंड एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, बिना लैंड का हमारा जीवन संभव ही नहीं है। एंड इट इज़ लिमिटेड इन क्वांटिटी। हम लोग जानते हैं पृथ्वी का 3 भाग पानी है, सिर्फ 1 ही भाग ज़मीन है, लैंड है, और इसको हम लोग बढ़ा तो नहीं सकते। तो जितना है अगर उसको सही ढंग से यूटिलाइज करेंगे तो हमारा भी कल्याण होगा एंड इट विल बी केप्ट फॉर द फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो। वो लोग भी जो भविष्य में आएंगे वो लोग भी इसका उपभोग या यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। सो इट शुड बी यूटिलाइज जुडिशियली, मतलब न्यायपूर्ण तरीके से इसका इस्तेमाल होना चाहिए। ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी शुड हैव इक्वल एक्सेस टू लैंड। नियम कहता है कि जितने भी सोसाइटी के सेक्शन हैं सभी के पास ज़मीन को इस्तेमाल करने का बराबर कानून होना चाहिए। लेकिन ड्यू टू अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड देयर आर सो मैनी कॉन्फ्लिक्ट्स। ये जो ज़मीन का बंटवारा हुआ है ये गलत तरीके से हुआ, ये किसी के पास कम और किसी के पास ज़्यादा है। इसी वजह से लोगों के बीच में जो लड़ाइयाँ होती है ये उन्हीं की वजह से होती है, कम और ज़्यादा के चक्कर में ही लड़ाई होती है। एंड इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मेक प्रॉपर लॉज टू रिफॉर्म टू मेंटेन पीस एंड टू मेंटेन पीस। मतलब ये सरकार का बहुत बड़ा मतलब ये उनका ड्यूटी है कि प्रॉपर कानून बनाए, लॉज बनाए, ताकि शांति मेंटेन हो सके और मैनेजमेंट सही ढंग से होने से हो सके। तो इसी चीज़ को लेकर लैंड रिफॉर्म कानून बनाए गए हैं, लैंड रिफॉर्म्स बनाए गए हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है कि भाई लैंड रिफॉर्म की ज़रूरत क्या है। अब हम लोग इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे, हमारे बुक में जो दिया हुआ है उसी के हिसाब से, और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस भी मैंने कलेक्ट किए हैं जो मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। In India, distribution of land is highly unequal, especially in the rural areas। जो हमारे रूरल एरियाज़ है, मतलब ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर ये लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही मतलब अनइक्वल है। तो द लैक ऑफ द एक्सेस टू फर्टाइल कल्टिवेटेड लैंड इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर द रूरल यहाँ पर पोवर्टी होना चाहिए, प्रॉपर्टी भी चलेगा। मतलब सही ढंग से कृषि के उपयोग लायक भूमि जो जिसे हम लोग खेती कर सकते हैं, इसका इतनी कमी है कि गांव में ये होना चाहिए बहुत अच्छे से। और इसीलिए रूरल प्रॉपर्टी या रूरल पोवर्टी माने ग्रामीण के जो ग्रामीण गरीबी है, इसमें ये बहुत बड़ा रोल है कि सही ढंग से ज़मीन को इस्तेमाल नहीं किया जा सका, ज़मीन को कल्टिवेटिव लैंड के रूप में कन्वर्ट नहीं कर पाया है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, सिंस द प्राइमरी ऑक्यूपेशन इज़ मोर देन 80% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन वाज एग्रीकल्चर। क्योंकि हम लोग का अभी भी स्टिल नाउ 80% और उससे ज़्यादा के लोग अभी भी एग्रीकल्चर के काम में जुड़े हैं या एग्रीकल्चर से जुड़े हुए काम में जुड़े हैं। सो लैंड रिफॉर्म वाज प्रायोरिटाइज्ड। इसको टॉप प्रायोरिटी पर रखा गया है ताकि इसके आधार पर ही काम होगा तो लोगों को ज़्यादा रोजगार होगा और डेवलपमेंट होगा। सो आफ्टर द इंडिपेंडेंस लैंड रिफॉर्म पॉलिसीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। बेसिकली इन मोस्ट रूरल पार्ट ऑफ इंडिया
रिच लैंडलॉर्ड्स ओन अ ह्यूज लैंड, भाई जो बड़े ज़मींदार थे उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन था। इन विच टेनेंट फार्मर्स वर्किंग, जो उनके बंधुआ मजदूर थे, किसान थे, वो काम करते थे। एंड पेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड्स फॉर इट्स यूज़, वो साथ ही साथ उस ज़मीन के बदले में रेंट पे करते थे ज़मींदार को। सो द स्टेट गवर्नमेंट आर ट्राइंग टू करेक्ट दिस गैप बिटवीन द पुअर एंड द लैंडलेस पीजेंट्स एंड द रिच फार्मर्स बाय पासिंग लॉ। सरकार ने क्या किया, बहुत सारे कानून को पास किया ताकि ये जो गैप है इसका भरपाई हो सके, एंड दैट प्रोटेक्ट द लैंडलेस एंड मार्जिनलाइज्ड, एनफोर्सिंग दोज लॉज एंड ensuring नो वायलेशन ऑफ द लॉज। अब सरकार की ये जिम्मेदारी है कि ये जो गैप है इसको सही ढंग से भरा जाए, और जो लैंडलेस लोग हैं, मतलब जो भूमिहीन लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनको प्रोटेक्शन दिया जा सके, और जो मार्जिनलाइज्ड है, मतलब जो जीवन के नॉर्मल स्थिति से भी नीचे की स्थिति में जी रहे हैं, उनको भी फ़ायदा पहुंच सके। तो ये किस प्रकार से होगा, तो ये इस प्रकार से होगा। हम लोग जानते हैं लैंड इज़ नीडेड फॉर, बेसिकली हम लोग को ज़मीन किस किस चीज़ के लिए चाहिए। पहली बात तो चाहिए इंडस्ट्रियलिस्ट को, ताकि वो फैक्ट्री लगा सके, माइनिंग पर्पस के लिए अगर उस ज़मीन में मिनरल्स है तो। नेक्स्ट है फार्मर्स को चाहिए एग्रीकल्चर के लिए। नेक्स्ट है बिल्डिंग्स बनाना हो, चाहे रेसिडेंशियल हो, ऑफिस की ऑफिशियल हो, ये सब चीज़ों के लिए बिल्डिंग्स चाहिए, उसके लिए भी ज़मीन चाहिए। सो it is the government responsibility to maintain a balance between the demand and the supply। तो ये गवर्नमेंट की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि किस प्रकार से ये डिमांड और सप्लाई दोनों को मेंटेन कर सके, ताकि इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो सके, हमारा इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो सके, ताकि लोगों को अगर काम करने के लिए ज़मीन मिलेगा तभी तो काम होगा, तभी तो उससे कमाई होगी, काम से कमाई होगी, और काम से कमाई होगी तो लोगों का जीवन का स्टैंडर्ड बढ़ेगा, लोग अपने जीवन के लाइफ स्टाइल को पॉवर्टी से आगे आकर एंजॉय कर सकेंगे, और साथ ही साथ हमारा सोसाइटी डेवलप करेगा। सच दैट इकोनॉमिक प्रोग्रेस शुड बी देयर एज वेल एज नो हार्म और इफेक्ट टू द लाइवलीहुड ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट रीजन। बेसिकली ब्रिटिशर्स के टाइम में क्या होता था, ब्रिटिशर्स लोग सिर्फ अपना फ़ायदा को देखते थे। इससे क्या होता था, जो लोग उस ज़मीन से जुड़े हैं उनको नुकसान होता था, उनकी हालत भूखमरी पर आ जाती थी। बट हमारे स्टेट गवर्नमेंट का ये मेन काम होता है कि ज़मीन को इस्तेमाल इस प्रकार से करेंगे कि उस ज़मीन से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा होगा, और उस ज़मीन से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके जीवन पर भी कोई इसका बुरा असर नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स, योर चैप्टर इज़ कंप्लीटेड। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर किसी तरह का डाउट या क्वेश्चन आए तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, जय हिंद।